बजट ब्रह्मास्त्र, चूंकि ये ब्रह्मास्त्र अब चल दिया गया है, अब क्या ये वाकई ब्रह्मास्त्र है जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, या इसके जिसे जैसा बताया जा रहा है कि ये दूरगामी परिणाम देने वाला बजट है, यानी कि 2047 के भारत को रोड मैप किस तरह का होगा इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। क्या अलग अलग इसमें योजनाओं के संदर्भ में बाइफर्केशंस के साथ साथ में कहां पर क्या एलोकेशंस हैं, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। चूंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपसे कुछ देर पहले अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। तमाम मेहमान बने हुए उनसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक बार मोटे मोटे पॉइंट्स के आधार पर बताते हैं कि 2024-25 का ये अंतरिम बजट था। वित्त मंत्री के तौर पर 6वीं बार उन्होंने अपना बजट पेश किया। आयकर दाताओं को हालांकि कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। न्यू रिजाइम में जिस तरह का पहले प्रावधान था वही है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह से कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 22% करने का ऐलान किया गया है। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 5.8% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड जुटाने का लक्ष्य है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ का मुद्रा लोन दिया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान है महिलाओं के लिए। 300 यूनिट हर महीने फ्री बिजली 1 करोड़ लोगों के लिए को दी जाएगी। ये भी, इसकी भी थोड़ी सी और डिटेल्स अभी आना बाकी है, लेकिन ये 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त अगर देने की घोषणा है तो इसमें किस वर्ग को साधा गया है ये भी देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच में 2 करोड़ पीएम आवास का निर्माण ये पहले ही से चल रहा है, और 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई योजना को सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए इन्हें फ्री में टीकाकरण किया जाएगा। लड़कियों का सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण समिति का गठन होगा। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए समिति का गठन किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही दुग्ध किसानों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 3 नए रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। मालगाड़ियों के कॉरिडोर का निर्माण भी होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण कदम। राज्यों को 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा ताकि राज्य भी केंद्र के समान अपने हिसाब से उस गति से आगे बढ़ सके। पर्यटन केंद्रों को ब्याज मुक्त लोन देने की भी बात कही गई है। लक्षद्वीप का विकास होगा, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचे थे और उसके बाद बहुत सारी इंटरनेशनल चीजें भी देखने को मिली थी, लेकिन अब लक्षद्वीप को भी खास तौर पर विकसित किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। 7 नए IIT, 7 नए IIM बनाए जाएंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण भी मिल रहा है। ये उन्होंने कुछ जो उसमें ऑलरेडी जिस पर काम हुआ है ये जानकारी भी आज उन्होंने अपनी बजट भाषण में शुरुआत में दी है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर जवाहर सूरी साहब जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं वो बने हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। मेरे साथ में रवि ग्वालानी जी हैं जो कि ICAI के चेयरमैन हैं रायपुर चैप्टर के, ये भी लगातार बने हुए हैं। कन्हैया अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, लगातार बने हुए हैं। अभिषेक ध्यानी जी हमारे साथ में नए गेस्ट जुड़ रहे हैं जो कि इनकम टैक्स लॉयर हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत गुप्ता जी भी लगातार बने हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। अभिषेक जी पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि आप नए जुड़े हैं। तो इनकम टैक्स के संदर्भ में हालांकि बजट आने से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ स्लैब्स में यहाँ पर बदलाव हो सकता है, जैसा हमने 2019 के अंतरिम बजट में देखा था, लेकिन कोई बदलाव किया नहीं गया है। जबकि ये जरूर कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स के जरिए जो इनकम हो रही है उसके टारगेट में भी और अब तक की उस इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। इसको किस तरह से देखते हैं अभिषेक जी? देखिए, अगर एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है तो उसका कहीं ना कहीं उसको फायदा व्यापारियों को देना चाहिए था। आपके शुरुआती शब्द में आपने कहा कि सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है जो दूरगामी परिणाम में आपको देखने मिलेगा, परंतु इस ब्रह्मास्त्र के साथ 1,55,00,000 करोड़ का डेब्ट्स और लायबिलिटीज केंद्र सरकार की जुड़ी हुई हैं, जो वित्त मंत्री ने खुद कही है संसद में, जो जीडीपी का 60% से कहीं ज़्यादा हिस्सा इफेक्ट करता है। सरकार अगर घोषणाओं की बात करती है बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्ज के बारे में भी बताए कि अगर उसने इतना कर्ज लिया है तो उसको कितना इसमें चुका रही है और उसको चुकाने के लिए कितना हम पे भार डाला जा रहा है। पहली बात, चूँकि चुनाव है, ये मालूम था कि कोई खास इसमें
बजट में होगी घोषणाएं, पर ऐसी कोई घोषणाएं खास हुई नहीं। आयकर से रिलेटेड आप देखें, जो तो 10,000 रुपये तक की जो पुरानी डिमांड्स चलती आ रही थी उनको ख़त्म किया जाएगा, पुरानी, वो स्वागत योग्य कदम। लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि जीएसटी में कहा वित्त मंत्री जी ने कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है। अभी चैम्बर और जितने भी आपके लोग जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए उनके शहरों में उनको जीएसटी के जो व्यापारी गण हैं उनको कितने नोटिसेस आते हैं। कहीं ना कहीं कानून और लॉज का सरलीकरण होना चाहिए। अगर वित्त मंत्री ने कहा कि एक रिपोर्ट बताती है कि व्यापारी संतुष्ट है, तो फिर उसको ये अननेसेसरी नोटिसेस, अननेसेसरी कंप्लाइंस क्यों है? आप टैक्स को सरलीकरण क्यों नहीं कर देते? आप 1 महीने में 2 रिटर्न्स रखते हैं। आप आज तारीख तक 2017 के बाद तक रिवाइज रिटर्न लेके नहीं आए जीएसटी में। क्या ये सोचने योग्य प्रश्न नहीं है कि आयकर में रिवाइज रिटर्न के प्रावधान है लेकिन जीएसटी में आज तारीख तक नहीं है? जीएसटी में जब जिसका मन चाहता है एडवांस रूलिंग में जो भी डिसीजन दे देता है, फिर हाईकोर्ट उस डिसीजन को पलटता है। तो ऐसी चीज़ें आज 17 के बाद अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई कोई भी एक्ट में। सो हाउ कैन यू से कि व्यापारी खुश है? सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन सरकार का एक मेन एम नहीं होना चाहिए। उस रेवेन्यू कलेक्शन के पीछे जो व्यापारी को दिक्कत हो रही है उस पर भी उसको ध्यान देना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई हैं कि जो कर्ज का हिस्सा है 1,55,000 करोड़ के हिसाब से, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई नहीं है। ये उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही और ये भी कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन पर सरकार का फोकस है, ये अच्छी बात है, लेकिन व्यापारियों के लिए और अन्य वर्ग के लिए जो राहत उसके एवज में मिलनी चाहिए थी वैसी मिली नहीं है। इस पर डिस्कशन हम करते रहे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। संसद में ये 2024-25 का वित्त वर्ष का अंतरिम बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री के तौर पर 6वां बजट उनका था। आयकर दाताओं को कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है, ये सबसे बड़ी बात है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 7 लाख स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट जो है वो 1 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। राजकोषीय घाटा 5.8% तक हो गया है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड, महिलाओं उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन, 300 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली, 2 करोड़ पीएम आवास, 9 से 14 साल की लड़कियों को फ्री टीकाकरण, जिन्हें सर्वाइकल कैंसर की समस्या है उसको रोकने के लिए विभिन्न एक व्यापक अभियान चलाने की बात भी कही गई है। टीकाकरण अभियान भी होगा। जनसंख्या नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए समिति का गठन, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्माण को बढ़ावा, दुग्ध किसानों को बढ़ावा, 3 नए रेल कॉरिडोर और एक मालगाड़ी के लिए कॉरिडोर निर्माण का भी ऐलान किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। राज्यों को 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात भी कही गई है। पर्यटन केंद्रों को भी ब्याज मुक्त लोन देने की बात। लक्षद्वीप का भी विकास होगा। पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेशों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये मोटे मोटे तौर पर इस बजट के पॉइंटर्स हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर हमारे साथ में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बजट अब पेश हो गया। बजट पेश होने से पहले हम उम्मीदों पर बात कर रहे थे कि क्या अलग अलग वर्ग को उम्मीदें हैं। अब जब बजट पेश हो गया तो उसके एलोकेशंस पर हम लगातार बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में दरअसल क्या देने की कोशिश की गई है और हर वर्ग इसे किस तरह से ले। ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से अभिषेक ध्यानी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण इश्यू को यहाँ पर उठाया, उनका ये कहना था कि बड़े पैमाने पर जिस तरह से कर्ज लिया जा रहा है और इस कर्ज के रीपेमेंट की जो रेशियो है ये इतना ज़्यादा हो चुका है, इस पर भी बात करने की आवश्यकता है। तो रवि जी, क्या आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा सकेंगे कि ये जो एक चीज़ें हैं और ये साथ में कैसे चलेंगी? क्योंकि एक तरफ आपको कर्ज लेकर भी योजनाओं को भी चलाना है, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए भी काम करने की बात हो रही है, 2047 तक का रोड मैप तैयार होने की बात भी हो रही है। रवि जी, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, महत्वपूर्ण बात कही है। कर्ज बढ़ता जा रहा है। हमारे देश का
पहले 50-55 हज़ार करोड़ था, आज 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। और उसके कारण ये स्थिति बन रही है कि हमारे पास इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ रहा है। अगर आप बजट का रेशियो देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 20% हमारे पास जो रेवेन्यू आ रही है उसका जो है हम इंटरेस्ट कंपोनेंट में पे कर रहे हैं। मतलब वो भार हमारे देश के ऊपर बढ़ रहा है। अगर वो भार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट जो है वो जनता के ऊपर जाएगा, चीज़ें महंगी होंगी, और महंगी होंगी तो कहीं ना कहीं एक हाहाकार भी कई बार हम देखें कि मचता है। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट को कम करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्टिव फोकस बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हम कई सारी चीज़ें जो योजनाएं ऐसा लगता है कि अननेसेसरीली चल रही हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। एक जो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, या जो बाकी जगह है जहां से पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको थोड़ा मैकेनाइज करने की जरूरत है, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, जिससे अगर हमारा जीएसटी कलेक्शन सही तरीके से बढ़ेगा, इनकम टैक्स कलेक्शन सही तरीके से बढ़ेगा, जो चीजें ऑफ द रिकॉर्ड चल रही है वो रिकॉर्ड में आएंगी, सिस्टम में आएंगी, तो ये कलेक्शन बढ़ेगा। और अगर ये कलेक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम इंटरेस्ट कंपोनेंट को कम कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, दूसरी तरफ बात आती है ग्रोथ की, दूसरी तरफ बात आती है विजन की। तो हम एक तरफ अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहे केपेक्स हो बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस दबाव को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमारा देश अभी अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो कई चीजों में एक मीडियम लेवल पर टिका हुआ है, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को टाइमली पे ऑफ कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं रहा, अगर ये तकलीफें बढ़ी, तो इसका नुकसान और खामियाजा हमको होगा। और दूसरी बात जो बजट पर एक मैं कहना चाहूंगा कि एमएसएमई, मुझे ऐसा लगता है कि एमएसएमई के ऊपर कहीं ना कहीं जैसा फोकस होना चाहिए था वो थोड़ा सा कम दिखाई दिया। एमएसएमई में जो, अगर आप एमएसएमई को सुदृढ़ बनाएंगे, एमएसएमई के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका रोजगार दोनों बढ़ते हैं। एमएसएमई कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर काम करती है, इंटीरियर लेवल पर काम करती है, तो ओवरऑल उससे बाकी चीजों पर भी इफेक्ट आता है। एमएसएमई के ऊपर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फोकस और होना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में थोड़ी सी लड़खड़ाई है। चिंताएं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं उसमें एक बड़ी चिंता ये कि जो कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, इस कर्ज को पाटने के लिए इसके एवज में दूसरी तरह से कहीं से इस कर्ज की कमी हो, इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए नहीं, इस पर भी लगातार बात करेंगे। और एमएसएमई सेक्टर में जिस तरह का फोकस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये रवि जी का मानना है। इस बीच हमारे साथ में एक नए गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन भी दे दूं। गौरव अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि सीएस हैं और अर्थव्यवस्था के जानकार हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चूंकि जो यहाँ पर अभी चर्चा चल रही थी इसमें सुंदरानी जी की प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, लेकिन पहले गौरव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पूरा बजट देखा, अंतरिम बजट है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? क्या उम्मीदों पर बेहतर है, इसी तरह की उम्मीद थी या बेहतर की उम्मीद थी? सबसे पहले तो मैं पूरी IBC 24 टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो स्टार्टिंग ही जो सबसे मुख्य पॉइंट उठाया कि व्यक्ति का कि अमाउंट जो जा रहा है वो कर्ज में जा रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है जी। एक्चुअली सर इसमें क्या है, अगर अपन समझें गवर्नमेंट डेटा से, अगर अपन देखें 19% रिसिप्ट जो होती है वो इनकम टैक्स से होती है, 17% कॉर्पोरेट टैक्स से, जीएसटी से 18% और बोरोइंग से 28% है जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। मतलब अपन देखें कि बोरोइंग बहुत बढ़ते जा रही है और जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है मेनली फाइनेंस से में 80%, स्टेट टैक्सेस में 20% और इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है उसका 20% जा रहा है। अब उससे क्या हो रहा है कि जो मेजर पोर्शन जो जा रहा है वो इंटरेस्ट में ही जा रहा है, तो इसका आम व्यक्ति को फायदा नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जो एमएसएमई स्कीम्स की बात कर रहे हैं, वो एमएसएमई स्कीम्स भी जमीन पे उतर नहीं रही है। आज जैसे एक आम व्यक्ति को 10 लाख का लोन चाहिए तो बैंक का मैनेजर बोलता है कि अगर ये लोन डिफॉल्ट होएगा तो हमारी नौकरी पे भी प्रॉब्लम होएगी। अब क्या हो रहा है कि जो
स्मॉल प्लेयर्स हैं वो उनको मिल ही नहीं पा रही है जो मिलना चाहिए। अब इस कारण से और जो पैसा कमाई हो रही है वो पूरा का पूरा पैसा जा रहा है लोगों की कमाई किस्त बढ़ने में। अब क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ अगर अपन बात करें इंडिया की जीडीपी टॉप 10 में है, आज अपन 5th पे हैं और 3rd की आने की बात करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा वो होती है कि जो पॉपुलेशन के आधार पे मानी जाती है। अब वो जो कैपिटा इनकम है वो केवल 2.6 है, 2.6 बिलियन। अब वो पूरे जो टॉप 10 की आप लिस्ट में देखेंगे पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति के हिसाब से वो पूरे वर्ल्ड में पूरे टॉप 10 में भी सबसे कम ही है। तो हर पर व्यक्ति के हिसाब से आमदनी कैसे बढ़े इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो कुल मिलाकर फोकस जिस तरह से करना चाहिए था वो फोकस हुआ नहीं। और एमएसएमई सेक्टर पर फोकस उतना हुआ नहीं। कर्ज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हालांकि 2047 का विजन रखकर एक रोड मैप देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जब हम बजट के पेश होने से पहले यहां पर चर्चा कर रहे थे तो काफी सारी उम्मीदें अलग अलग वर्गों को थी। उस उम्मीदों पर उतना ज्यादा खरा उतरता कम से कम नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इस वक्त शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। जैसे ही बजट आया उसके बाद गिरावट देखने को मिली। अभी क्या स्थिति है इसमें और अपडेट आपके सामने लगातार रखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचानी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर अंतरिम बजट सामने आ गया है। जैसा हम लगातार कह रहे थे कि ब्रह्मास्त्र है, क्या इससे ब्रह्मास्त्र के रूप में लोकसभा के चुनाव में इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जब सरकार बन जाने के बाद जुलाई में जब एक बार फिर से पूरा एक बजट आएगा उसके लिए भी कुछ चीजें छोड़कर रखी गई हैं। तो फिलहाल अपने छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं कुछ और खबरों को लेकर।